हेलो दोस्तों, चलो आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप लोगों को अब जो वीडियो है वो पर डे मिलता रहेगा। सो अब तैयारी के लिए आप लोग शुरू हो जाओ। ठीक है, मेरा एक एग्ज़ाम था जिस वजह से मैं उसमें बिजी हो गया था और वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ही ये हो जाता है कि कोई चीज़ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू गिव टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो कंपाउंड बनाता है, तो उसके लिए टोटल 5 बेसिक यानी 5 बेसिक लॉज बताए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये एंटोनी लेवोजियर भाई साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताए हुए हैं। ठीक है, अब जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ सिर्फ सिंपल समझो, कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब ये हुआ कि मास को नहीं बना सकते और नहीं उसे धरती से मिटा सकते हैं। ठीक है, तो लेवोजियर साहब जो हैं उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो एनसीईआरटी के लाइन से हम लोग समझ रहे हैं। दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय द एंटनी लेवोजियर। ठीक है, ही परफॉर्म केयरफुली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबसन रिएक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कंबसन रिएक्शन एक्सपेरिमेंट में रीच टू द कंक्लूजन टू ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो एनी नेट changes in the mass during the process. Hence, he reached to the conclusion that matter can neither be created nor be destroyed. ठीक है, तो ये जो आपको लिखा हुआ है मैटर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, ये बाकी अपना देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, बस ये लाइन को हमेशा याद रखना है। चलो सेकंड नंबर में है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ये जो जोसेफ प्राउस्ट हैं, जोसेफ प्राउस्ट जिन्होंने ये लॉ बताए हुए थे। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। उसके बाद देखो, दिस लॉ वॉज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ही स्टेटेड, अब इन्होंने बताया है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अब कोई भी कंपाउंड है उसके पास जो एग्जैक्ट क्या होगा, कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन। अब वो जो कंपाउंड होगा उसके पास जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा, किस बेसिस पे, बाय वेट। ठीक है, एलिमेंट्स जो होता है कंपाउंड का। प्राउस्ट वर्क्स विद 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट 2 ठो लिए थे सैंपल, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। दोनों का वेट देखो सेम है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ कॉपर, ये तीनों का क्या है, सेम है ना। तो सेम यानी क्यूप्रिक कार्बोनेट का, क्यूप्रिक कार्बोनेट में जो है 3 ठो चीज़ रहता है, कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन। तीनों का वेट क्या है, दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाई वेट एलिमेंट का जो बाई वेट देखेंगे किसी कंपाउंड में, तो वो क्या होगा, हमेशा सेम प्रोपोर्शन होगा, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। ठीक है, thus he concluded that irrespective of the source, a given compound always contains same elements combined together in same proportion by the mass. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका प्रोपोर्शन बाय मास जो देखेंगे वो हमेशा सेम होगा। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज़ बीन कन्फर्म्ड by the various experiment. It is sometimes also referred to the law of definite composition. ठीक है, डेफिनिट कंपोजिशन। उसके बाद देखो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कह रहा है, ये डाल्टन भाई साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट से लॉ बताए हुए थे 1803 में, ठीक है, 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन one compound, the masses of the one element that combine with the fixed mass of the other elements are in the ratio of a small whole number। देखो कहने का मतलब है कि इफ़ टू एलिमेंट्स यानी दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहा है और मोर देन वन कंपाउंड बना रहा है, द masses of one element that combined with the fixed mass of the other element, यानी एक एलिमेंट जो है जो अदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, फिक्स मास है उसका, और उनका जो मास रहेगा वो रेशियो किसका होगा, स्मॉल होल नंबर का होगा। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन। मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का बाय मास क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो अब इसका क्या हो गया, वाटर बन गया जो 18 ग्राम का है। उसी तरह हाइड्रोजन फिर देखो, फिर ऑक्सीजन अगर हम रेशियो बढ़ा दिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। यानी हाइड्रोजन बनने के लिए हमेशा जो 2:16 ये आपका चाहिए, मतलब आप H2O लिख रहे हो तो H2O लिखने का क्या मतलब हुआ, अगर आपने H2O लिखा तो इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा 2:1 होगा। तो हाइड्रोजन का जो H2O होता है वो 2:1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इन्होंने बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो बिल्कुल सही बताए हुए थे कि एग्जैक्ट अगर सेम रहेगा तभी जाके वाटर बन सकता है, अदरवाइज ये वाटर नहीं बनेगा। अगर 2:2 के रेशियो में नहीं रहेगा, 2:1 के रेशियो में नहीं रहेगा, मान लो 2:2 के रेशियो में रहेगा, तो वो हाइड्रोजन नहीं बन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद देखो गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, इन्होंने गैसियस वॉल्यूम के लिए अपना लॉ बताए हुए हैं। ठीक है, दिस लॉ given by Lusick in 1808, he observed that when gas combine are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provide all gases are at the same temperature and pressure। देखो कोई भी गैस जो है वो कंबाइंड करेगा तब वो केमिकल रिएक्शन से ही कंबाइन करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसका जो अगर हम बाय वॉल्यूम देखेंगे तो वो क्या निकलेगा, सिंपल रेशियो। जो वो हमको क्या प्रोवाइड कराएगा, वो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगा तो उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, और अब जब हाइड्रोजन इतना दे रहे हैं 100 ml और ऑक्सीजन 50 ml, तो वाटर कितना बन रहा है, 100 ml। Thus the volume of the hydrogen and oxygen which combine 100 ml and 50 ml bear simple ratio 2:1, जो मैंने पहले भी डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ में भी बता दिया है। तो गे-लुसेक डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशियो इन द वॉल्यूम relationship is actually the law of definite proportion by the volume। The law of definite proportions stated earlier was with respect to the mass। The Gay-Lussac law was explained properly by the work of Avogadro in 1811। अब देखो कि अवोगाड्रो लॉ क्या है, अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अवोगाड्रो proposed that equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules।
अगर कोई भी मान लो गैस है, अगर उसे हम इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, चाहे कोई भी गैस हो, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो, अवोगाड्रो मेड अ distinction between atoms and molecules, which is quite understandable in present time. If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce the water, we see that two volumes of hydrogen combined with the one volume of oxygen to give the two volume of water without leaving any unreacted oxygen. नोट दैट इन द फिगर पेज नंबर 16, ठीक है, आगे देखते हैं। ईच बॉक्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन फैक्ट एवोगाड्रो कुड एक्सप्लेन द एबव रिजल्ट बाय कंसिडरिंग द मॉलिक्यूल्स बाय पॉलीएटॉमिक। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेयर considered as a diatomic as recognized now, then the above result are easily understandable. However, Dalton and others believe at that time atoms of the same kind क्या है यहाँ पे, हाँ, सेम काइंड कैन नॉट कंबाइन एन मॉलिक्यूल ऑफ और द molecules of oxygen or hydrogen and contain two atoms did not exist. Avogadro's proposal was published in the French journal De Physique. In spite of being correct, it did not gain much support. After 50 years, in 1860, the first international conference in the chemistry was held in Karlsruhe, Germany, to resolve the various ideas. At the meeting, Stanislaw Cannizzaro presented a sketch of course of chemical philosophy which emphasized on the importance of Avogadro's work. देखो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है जिसमें देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है ना। इसमें देखो ये हाइड्रोजन का हो गया, ये भी हाइड्रोजन का हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 ठो 1 मोल और 1 मोल हो गया, तो ये हो गया 1 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम का 2 डब्बा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का हो गया और 1 वॉल्यूम का कितना हो गया, ऑक्सीजन। तो अब जब दोनों मिलता है तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम ही बनता है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बन जाता है, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बन जाता है। और यही लॉ कौन बताते हैं, यही लॉ जो है बताते हैं आपका लॉरेंज रोमेनो अमीडियो कार्लो अवोगाड्रो, ठीक है, इन्होंने ये बात पॉलीएटॉमिक का बात बताए थे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। ऑल्थो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया that matter is composed of a small indivisible particles called atomio, which means indivisible, dates back to the time of Democritus, a Greek philosopher, 460-370 BC. It again started emerging as a result of several experiments studied which led to the law of mentioned above, ठीक है। ढेर सारा ऊपर भी लॉ पढ़े हैं और नीचे अभी देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देखो 1808 में यानी 1808 डाल्टन पब्लिश्ड न्यू सिस्टम्स ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच दे प्रपोज्ड। अब देखो उन्होंने क्या क्या बताया था। पहला जो बताया हुआ है इन्होंने क्या बताया हुआ है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर जो होता है वो क्या होता है कि वो इंडिविजुअल एटम से बना हुआ होता है। कोई भी मैटर है वो क्या बता रहे हैं, एटम से बना हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इन मास, ठीक है। अब जितने भी ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट
हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उस एलिमेंट की एटम की बात करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, और उसका मास क्या होगा, सेम होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट मास, अगर डिफरेंट एटम की बात करेंगे तो उसका मास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद देखो, कंपाउंड आर परफॉर्म्ड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड कह रहा है डाल्टन के अकॉर्डिंग कि वो जब भी मान लो कोई भी एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन करेगा इन अ फिक्स रेशियो, तो उस जो प्रोडक्ट बना, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, कंपाउंड कहा जाएगा। उसके बाद देखो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एटम ही सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और जो एटम होता है नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। डाल्टन्स थियरी could not explain the law of chemical combination. However, it could not explain the law of gaseous volume. It could not provide the reason for the combining the atoms in which was answered later by the scientist. ये सब बातें क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में नहीं बताया गया था। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो इसमें इजीली क्या है, आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अप्रोप्रिएट हेयर टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मासेस क्या होता है, द एटॉमिक मासेस और द मास ऑफ एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज atoms are extremely small. Today we have sophisticated technique, example mass spectrometry for the determining the atomic masses fairly accurately, but the 19th century scientists could not determine determine the mass of one relative to another by experimental means has been mentioned earlier. Hydrogen being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 without any units, and other elements were assigned masses relative to it. ठीक है। उस टाइम देखो, सबसे पहले तो ये तुमको पता है कि ये बहुत जो एटम होता है एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, उसका मास निकालना उस टाइम के लिए बहुत ही नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो रिलेट करके निकाल देते। ठीक है। अभी के समय में बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिससे कोई भी चीज़ का हम लोग स्मॉल लेवल पे मास निकाल सकते हैं। उस टाइम क्या था कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट माना जाता था, और उसका जो वेट है, मास है, वो 1 लिखा जाता था विदाउट एनी यूनिट। ठीक है, विदाउट एनी यूनिट, और दूसरे एलिमेंट्स को उससे रिलेट करके मास को निकाला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद ये प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन द कार्बन 12 as the standard and has been agreed upon 1961. Here the carbon 12 is the one isotopes of the of carbon can be represented as 12. कार्बन जो है यहाँ पे कार्बन 12 it is the isotopes है। ठीक है। and carbon 12 is assigned the mass of exactly 12 atomic masses AMU. The mass of all the other atoms are given by relative to this standard. अब देखो कि 1 atomic mass unit is defined as the exactly equal to 1/12 of the mass of the 1 कार्बन एटम्स। ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू जो है किसका इक्वल में है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन। ठीक है। उसके बाद देखो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻²৪। ठीक है, ग्राम। और दूसरा है हाइड्रोजन का, देखो मास ऑफ 1.67 6736 10⁻⁻24 ग्राम। अब दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू निकला, एक सेकेंड, दोनों को जो वैल्यू निकला वो कितना है, 1.0078, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.0080 AMU. Similarly, the mass of oxygen 60
16 एंड एटम वुड बी 15.99 AMU। ठीक है, ये इक्वल है AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U विच नोन एज यूनिफाइड मास। ठीक है, AMU को अब उतना छोटा में लिखा जाता है सिर्फ U, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। When we use atomic masses of element in calculation, we actually use average atomic masses of elements, which are the explained below. Average atomic mass क्या होता है? ठीक है, many naturally occurring elements exist as more than one isotopes. When we take into account the existence of these isotopes and the relative abundance percent occurrence, the average atomic masses of elements can be computed. For example, carbon has been following 3 isotopes with the relative abundance and masses as shown again against each other. ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बन 12, 13 एंड 14। ठीक है, 12, 13 एंड 14। अब उसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है? 98.892। उसके बाद कितना है? 1.108 2 इंटू 10 इंटू पावर माइनस 10। अब देखो एटॉमिक मास में क्या है, कार्बन 12 का 12, फिर 13, फिर 14, अप्रोक्सीमेटली हम लोग यही लेके चलते हैं। फ्रॉम द एबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मासेस विल बी कम आउट। अब एवरेज इस सारा का निकाल देंगे तो वो 12.011 यूनिफाइड मास के बराबर आ जाएगा, और हम लोग इतना ही उसका मास भी लेते हैं। जितना भी मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे कि कार्बन ही है, वो उसको कितना लिखते हैं? 12 लिखते हैं। हाइड्रोजन लिखते हैं तो उसका कितना रहता है? 1.008 के आसपास लिखते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास फॉर द और अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स एंड एटॉमिक मासेस मेंशन्ड for different elements actually represents their average atomic masses। जो हम एटॉमिक मासेस देखते हैं वो एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मासेस रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर मासेस। अब मॉलिक्यूलर मासेस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद देखो इट इज द ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। फॉर एग्जांपल, molecular masses of methane which contain 1 carbon, an atom and 4 hydrogen atoms can be obtained as। देखो अब मॉलिक्यूलर मास हम मीथेन का कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का कितना होता है? 12.01 यूनिफाइड मास, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008। अब टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 16.043 यूनिफाइड मास। सिमिलरली अगर वाटर की बात करें तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट करके जो आ रहा है वैल्यू 18.02 यूनिफाइड मास के बराबर आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। उसके बाद देखो फॉर्मूला मास। क्या है ये? फॉर्मूला मास। अब देखो फॉर्मूला मास में सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स as their constituent units. In such compounds, positive sodium ion and negative chloride ion entities are arranged in 3-dimensional structure। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ये जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनली अरेंज है। ठीक है, इट मे बी नोटेड द सोडियम क्लोराइड 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, the formula which is NaCl is used to calculate the formula mass instead of the molecular masses, as in the solid state of sodium chloride does not exist as a single entity। Thus the formula mass is sodium chloride is sodium the atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine। अब atomic mass कितना है? 23, और इसका कितना है? 35.5। ऐड करने पे कितना आ रहा है? 58.5, जो कि किसका है? एटॉमिक आदि फार्मूला मास किसका हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का। उसी तरह इसका देखो मॉलिक्यूलर मास निकाला हुआ है, जो आप लोग इसको कर लोगे और इजीली तरीके से किया गया है। जैसे कि कार्बन का 6, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 12,
और यहाँ पे कार्बन फिर कितना है 6, सारा को मल्टीप्लाई करके फिर सारा ऐड कर दिएगा, तो ऐड करिएगा तो 180.162 यूनिफाइड मास के बराबर होगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपको मोल कंसेप्ट है, जिसको हम लोग को डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसके लिए एक अलग वीडियो हम तैयार करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।